हेलो बच्चों, वेलकम टू जेपीजीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल, जिसकी हेल्प से हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि नो सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होगा। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई एग्जाम के लिए, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं। आपको बस लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है, जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो नोट करते हुए जाना है। आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो यहां पर हम इस चैप्टर में टू टाइप्स के सिस्टम्स की डिस्कशन करेंगे, जिसमें टू इक्वेशन टू वेरिएबल हो ऐसा सिस्टम, या फिर थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स हो, इस तरह की इक्वेशंस। तो इनको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड और मैट्रिक्स मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड को हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ठीक है, और मैट्रिक्स मेथड को बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। तो इनकी हेल्प से हम देखेंगे कि इन तरह की इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो क्रैमर्स रूल है उसको हम ज्यादा यूज करते हैं टू सोल्व जेई लेवल क्वेश्चंस, क्योंकि वो इंप्लाई करना, यूज करना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू मैट्रिक्स मेथड या फिर गॉस जॉर्डन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रैमर्स रूल विद टू इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर है? तो यहां पर हमारे पास टू इक्वेशन टू वेरिएबल्स हैं। तो आपके पास 10th क्लास में भी ऐसी इक्वेशंस हुआ करते थे, वहां पर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज कैलकुलेट करना होता था। ठीक है, तो वहीं से ही अपना डिस्कशन हम आज का स्टार्ट करते हैं, है ना। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस होती है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो, अगर हमें x या y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो y को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का हम यूज कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो एलिमिनेशन अगर हमें चेक करना है यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पर b1 है और यहाँ पर b2 है, तो ऊपर हम b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में और नीचे वाली इक्वेशन में b1 से। क्लियर है इतनी बात? तो अगर हम ऊपर b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a1 b2x प्लस b1 b2y इक्वल्स टू c1 b2। क्लियर है? और नीचे वाली इक्वेशन में b1 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये बन जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारा C1, और किससे मल्टीप्लाई किया है, B1 से, तो ये आ जाएगा C1 B1। इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास C2 B1। क्लियर है इतनी बात? तो बस आपको ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करना है, तो यहां पर आ जाएगा आपका माइनस, है ना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो y वाले कोफिशिएंट तो b1 b2 है, कैंसिल हो जाएंगे। x वाले कोफिशिएंट कैंसिल नहीं होंगे तो उनको हम कॉमन ले लेते हैं, a1 b2 माइनस ये बन जाएगा a2 b1, बाहर x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, c1 b2 माइनस c2 b1। ठीक है, इसी तरीके से क्या हम y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, बस यहां से इसको डिवाइड करना है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हम डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन करेंगे जो बहुत ही यूजफुल रहेगा। और y को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो x के कोफिशिएंट्स को, है ना, सेम बना के एलिमिनेट करना होगा x को। तो कैसे करेंगे, ऊपर a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे a1 से। ठीक है, तो ऊपर a2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा हमारे पास a1 a2x प्लस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a2 से, तो a2 b1y इक्वल्स टू, ये बन जाएगा हमारे पास, देखो a2 से मल्टीप्लाई करने पे c1। क्लियर है? और जो ये वाली है इसमें हमें a1 से मल्टीप्लाई करना है, इसको मैं ऊपर लिख ले रहा हूं, तो ये बन जाएगा अगेन a1 a2x प्लस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा a1 b2y इक्वल्स टू a1
C2। क्लियर है? तो बस अब क्या करना है, इसको अगेन माइनस कर देना है। अब देखो A1 A2 x के कोफिशिएंट सेम हो गए तो ये तो एलिमिनेट ही हो जाएगा। y के कोफिशिएंट्स क्या बचेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। A1 B2 माइनस A2 B1 y इक्वल्स टू A1 C2 माइनस A2 C1। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर देखो जो x का कोफिशिएंट है वो A1 B2 माइनस A2 B1 है, और जब चैप्टर की ही बिगनिंग हुई थी तभी हमने बताया था, ठीक है, कि इसको क्या लिख सकते हैं। तब मैंने डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि कैसे इस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। देखो सिंपली A1 A2 B1 B2, ठीक है, क्या ये यही लिखा हुआ है? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, तो इस ब्रैकेट को हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, इक्वल इनटू x इक्वल्स टू, इसको भी कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां पर है C1, यहां पर आ जाएगा C2 B1 B2, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा वही बन रहा है C1 B2 माइनस C2 B1 राइट हैंड साइड में। और यहां पर क्या बनेगा, अगेन हमारे पास बनेगा A1 A2 B1 B2, ठीक है, A2 B1 माइनस A2 B1, सॉरी A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में y है इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा आपका A1 A2 और C1 C2। क्लियर है? तो ये जो बना हुआ है हमारा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2 B2, तो जो y और x के साथ मल्टीप्लाई है वो दोनों सेम ही डिटर्मिनेंट है, और वो क्या है बेसिकली, वो है हमारे x और y के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे लिख दें ax इक्वल्स टू b, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही लिखना सीखा था, कैसे, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, A1 A2 B1 B2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा हमारे पास x और y, ठीक है। देखो अगर इस मैट्रिक्स को आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ax प्लस B1y और A2x प्लस B2y, है ना, और इक्वल्स टू में क्या है C1 C2, तो यहां पर आ जाएगा एक और कॉलम मैट्रिक्स विच विल बी C1 और C2, ठीक है। तो यहां पर जो ये मैट्रिक्स बन रही है A, यही तो मैट्रिक्स, यहां पर इसी मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, तो A के डिटर्मिनेंट को हम क्या बोल देते हैं यहां पर D, ठीक है, तो इसको बोल देंगे D, और मल्टीप्लाई में क्या है x। क्लियर है इतनी बात? तो यहां पर जो राइट हैंड साइड में आया है, इसको देखो क्या बना हुआ है, ये हमें यहां पर x कैलकुलेट करना है, तो जो x के कोफिशिएंट्स है इस डिटर्मिनेंट में, जो x के कोफिशिएंट्स है A1 A2, उसको रिप्लेस कर दिया हमने कांस्टेंट्स के साथ। क्या है कांस्टेंट, C1 C2, तो A1 A2 की जगह हमने C1 C2 पुट कर दिया, और B1 B2 तो है ही, ठीक है। तो जब हमने ऐसा किया तो इसी को बोल देते हैं हम dx। क्लियर हो रही है बात? तो जो dx डिटर्मिनेंट है वो क्या है, बस आपको जो x के कोफिशिएंट्स है d डिटर्मिनेंट में, उसके जगह पे आपको कांस्टेंट्स पुट कर देने हैं, ठीक है। और यहां पर ये भी d डिटर्मिनेंट इंटू y इक्वल्स टू, यहां पर आप अगर देख पा रहे हो कांस्टेंट्स कहां पर रिप्लेस हुए हैं, ये हुए हैं B1 B2 की जगह, A1 A2 तो वहां पर एज इट इज है, तो B1 B2 किसके कोफिशिएंट्स है, वो है हमारे y के कोफिशिएंट्स। तो जब हम y के कोफिशिएंट्स को कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करते हैं तो उस वाले डिटर्मिनेंट को बोल देते हैं dy, ठीक है। यहां पर y मल्टीप्लाई में है, यहां पर सब स्क्रिप्ट में है, यहां पर भी x मल्टीप्लाई में और यहां पर x सब स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे dy इन, है ना, d इंटू y इक्वल्स टू dy। तो इसको थोड़ा फर्दर आगे डिस्कशन करते हैं कि क्या यहाँ से हम निकालने वाले हैं। तो आपको क्लियर ही हो गया कि जो d डिटर्मिनेंट है वो तो क्या है, x और y के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। जो dx डिटर्मिनेंट है वो है हमारा x के कोफिशिएंट्स की जगह हमें कॉन्स्टेंट्स को पुट करना है, ठीक है, जो d डिटर्मिनेंट है उसमें। और अगर हमने d डिटर्मिनेंट में जो y के कोफिशिएंट्स है B1 B2, उसकी जगह अगर कॉन्स्टेंट्स पुट कर दिए तो वही आ जाएगा हमारा dy, ठीक है। तो क्लियर हुआ d dx dy कैसे कैलकुलेट करना है। और अगर हम बात करें x y की कैलकुलेशन की, तो क्या करेंगे, सिंपली यहां पर आ गया d इंटू एक्स इक्वल्स टू डी एक्स, तो यहां पर हम x इक्वल्स टू लिख सकते हैं dx बाई डी। क्लियर हो रही है कि नहीं बात। और y अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या हो जाएगा dy बाई डी। देख लो चाहे पीछे से,
यहां पर हमारे पास मल्टीप्लाई में है d इंटू वाई इक्वल टू डी वाई, तो y कैलकुलेट करना है तो d उसके नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास कहां से आया है रिजल्ट, मैं लिख देता हूं अच्छे से, d इंटू एक्स इक्वल टू डी एक्स से, ठीक है। और ये वाला रिजल्ट आपको मिला d इंटू वाई इक्वल टू डी वाई से। क्लियर है इतनी बात। तो ये आपको ध्यान रखना है कि d कैसे जनरेट करना है, dx और dy कैसे जनरेट करना है। अब आप बोलोगे कि सर x और y तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं इस तरह की इक्वेशंस में, हम इतना डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये वाला तो नहीं पूछा जाता है ज्यादातर, लेकिन इसका बड़ा भाई पूछा जाता है विच इज 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स। तो वहां के लिए हम ये कॉन्सेप्ट जनरेट कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं हम विद यूनिक सॉल्यूशन। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्लास 10 में आपने देखा होगा यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई दो लाइंस है, ठीक है, तो अगर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है दोनों की दोनों, तो वहां पर जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, सपोज ये है हमारा x1 y1 कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ये जो x1 y1 है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, L1 इक्वल टू 0 को भी करेगा और L2 इक्वल टू 0 को भी करेगा। थोड़ा सा आपको ज्योमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स क्लास 12 में है वो तो क्लास 11th में है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइंस अच्छे से सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसी को हम बोलते हैं कि दोनों की दोनों लाइंस का वो सोल्यूशन है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों की दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और ये भी तो एक लाइंस की इक्वेशंस है कि नहीं। ये वाली इक्वेशन को अगर हम L1 बोल दे तो क्या ये रॉन्ग होगा, और यहां पर हम L2 बोल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान सिर्फ इतना रखना है, जब हम ये डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करते हैं जिसमें हम C1 C2 पुट करते हैं, तो ध्यान इतना रखना है कि जो ये कॉन्स्टेंट्स है वो किधर है, राइट साइड है। अगर गलती से भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है तो उसको पहले राइट हैंड साइड बनाओ, उसके बाद ये डिटर्मिनेंट्स आप लिखो, उसके बाद बाकी कैलकुलेशंस करो, ठीक है। तो अगर हम यहां पर यूनिक सॉल्यूशन की बात करें तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या बोला जाता है कि इनके जो स्लोप्स हैं वो हमारे इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो क्लास 12th में है उसके लिए मैं बता देता हूं, स्लोप्स का आपको पता ही होगा। मान लो इस लाइन का स्लोप है m1, तो वो क्या हो जाएगा -a1/b1, ठीक है, x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट और माइनस साइन के साथ। और यहां पर m2 मीन सेकेंड लाइन का स्लोप हो जाएगा -a2/b2, ठीक है। तो ये दोनों स्लोप इक्वल नहीं होने चाहिए। और जो क्लास 11th में है अभी, तो आपको याद होगा कंडीशन कि जब भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करते हैं तो वहां पर हम डिस्कस करते हैं कि जो a1 a2 है ना, a1/a2 है, वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1/b2। याद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये कोफिशिएंट्स हम कंपेयर करके बता पा रहे कि वो इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि वो दो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा a1b2 नॉट इक्वल्स टू a2b1। इसको भी इधर ले आओ तो यह आ जाएगा a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल्स टू 0। और ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, ये वही तो वैल्यू है जो हमने यहां पर देखी थी a1b2 माइनस a2b1, जिसका डिटर्मिनेंट हमने लिखा था a1b1 a2b2, जिसको हमने बोला हुआ है d, है कि नहीं, x और y के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। तो इसी को हम यहां पर बोल रहे हैं कि जो d है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्लियर हो रही है बात। थोड़ा सा हजम करने में प्रॉब्लम हो रही होगी इस कॉन्सेप्ट को, तो बार बार देखो, अच्छे से देखो। तो क्लियरली इतना ही है बस, यूनिक सॉल्यूशन अगर दो लाइंस का दो वेरिएबल्स हैं तो उनका यूनिक सॉल्यूशन की बात करनी है तो उनका जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, x और y के कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट वो हमारा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और मैंने बताया था कि स्लोप्स इक्वल नहीं होने चाहिए, वहां से भी हम यही कंडीशन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। स्लोप्स इक्वल नहीं होने चाहिए, दैट मीन्स m1 नॉट इक्वल्स टू m2। तो उसको कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ a1/b1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2/b2, है ना, नॉट इक्वल्स टू 0। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा हमारा a1b2 नॉट इक्वल्स टू a2b1। और इधर ले आएंगे तो a1b2 माइनस ऑफ a2b1 नॉट इक्वल्स टू 0। और ये बन जाएगा आपके पास a1b2, यही तो है, ठीक है। तो इधर से भी आ जाएगा d नॉट इक्वल्स टू 0। तो
क्लास 12th में है तो अच्छे लेवल का सीख लो, अगर क्लास 11th में ही हो अभी है ना 12th के लिए, वो 11th के लिए ये कंडीशन तो आपने देखी होगी, अगर याद नहीं है तो इसको याद रख लो कि जो भी कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करके अगर देखेंगे तो इक्वल नहीं आना चाहिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इसको आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। आगे बढ़ते हैं जहां पर हम बात करेंगे सेकंड केस की, जिसमें हम देखेंगे नो सॉल्यूशन कब होता है। तो नो सॉल्यूशन, दो लाइंस है ना कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो, ठीक है, दैट मीन्स वो पैरेलल लाइंस हो। तो इस केस में वो कहीं पर भी टच नहीं करेगी या इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो हम बोलते हैं कि दोनों लाइंस का सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है ना, कोई भी पॉइंट दोनों लाइंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो रही है इतनी बात। तो यहां पर जो स्लोप्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो स्लोप्स क्या हुए हमारे, a1 बाई b1 है ना, माइनस ऑफ a1 बाई b1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2 बाई b2, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखते हैं हम लोग, अगर क्लास 11th का भी कंसेप्ट याद हो, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, है कि नहीं। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस के लिए, ये कौन सी लाइंस है, पैरेलल लाइंस। और इसमें एक और कंडीशन होती थी, ठीक है। तो यहां पर एक और क्या कंडीशन है कि दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो जो x और y के कोफिशिएंट्स है अगर उनको हम प्रोपोर्शन में लिखे, ठीक है, वो तो हमारे इक्वल होने चाहिए प्रोपोर्शन, लेकिन अगर हम c1 c2 के साथ उनको कंपेयर करें तो वो इक्वल टू में नहीं होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पे ध्यान से देखो आप, अगर आप इन दो कंडीशन को देखो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, इसको अगर हम देखें ध्यान से तो यहां से अगर हम कंपेयर है ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वही कंडीशन है ना, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2, बस इक्वल साइन है, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू था और यहाँ पर इक्वल साइन है, ठीक है। बाकी वो सेम ही आ रहा है, तो d इक्वल्स टू 0 इसमें होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखो, यहां से कौन कौन सी कंडीशन जनरेट होगी, नॉट इक्वल्स टू है तो ये बन जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं b1 और b2 c1 c2 नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कौन सा कोफिशिएंट मिसिंग है, x के कोफिशिएंट्स मिसिंग है, ठीक है। तो हमने x के कोफिशिएंट्स के जगह पे क्या लिख दिया है, c1 c2। हालांकि इसको हम डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, कैसे, इसी कंडीशन को हम लिख सकते हैं अगेन माइनस पहले लिख दो, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c1 c2 माइनस है ना b1 c2 नॉट इक्वल्स टू 0। और अगर इसको हम प्लॉट करना चाहे तो कैसे करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास c1 c2 b1 b2 नॉट इक्वल्स टू 0। और कौन सा कोफिशिएंट सब मिसिंग है, x का कोफिशिएंट a1 a2, ठीक है, जो यहां पर आना चाहिए था, तो यहां पर वो मिसिंग है, तो इसको बोल देंगे dx नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रही है बात। यहां पर भी आप देख सकते थे कि अगर आपको है ना कॉलम चेंज करना है तो माइनस साइन बाहर आएगा, वो उधर जाके 0 ही हो जाना है। तो ये और ये सेम ही डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं बेसिकली, ठीक है। और कौन कौन सा बचा, 2 को ले लिया, इन 2 को ले लिया, और इन 2 को अगर हम लेंगे, ठीक है, और यहां पर इन 2 कंडीशंस को हम कैसे लिखेंगे अच्छे से, ये हो जाएगा हमारे पास a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। और इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, a1 c2 माइनस a2 c1 नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां से कौन सा मीनिंग है, मिसिंग है, b कोफिशिएंट मिसिंग है ना, y के कोफिशिएंट। तो ये हो जाएगा हमारे पास dy नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर हो रही है बात। तो जब भी हम नो सॉल्यूशन की बात करते तो क्या क्या होना चाहिए, कि जो d है वो तो इक्वल्स टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। और इस बात को हम एक और तरीके से देखेंगे, लेकिन जो हमारे dx और dy है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्लियर हो रही है बात, दोनों ही 0 के इक्वल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो d इक्वल्स टू 0 हो गया है, तो यहां पर देखो जब हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो हमने देखा था कि जो d है वो है ना डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 आ गई
ठीक है, जो हमारी नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो डिनोमिनेटर में वैल्यू अगर 0 आ जा रही है तो हम क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। ठीक है, x की वैल्यू भी कुछ डिफाइन नहीं है और y की वैल्यू भी कुछ भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर में ही हमारा 0 बन गया है इन केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो गया, और देख भी रहे हो पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जहां पर हम बात करेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस किस केस में आता है, जब दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, है ना, कोइंसिडेंट लाइन जिनको बोलते हैं। तो ये हमारे पास अगर एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन है, हम इस पे दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है, दोनों की दोनों कैसी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे के ऊपर ही है। तो यहां पर आपके पास जो आ रही है उसकी कंडीशन क्या है, ये होती है a1/a2, 10th क्लास का कंसेप्ट याद करो, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। क्लियर है इतनी बात। कोइंसिडेंट लाइंस के केस में हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट्स जो भी लिखे हुए हैं यहां पर दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है। ठीक है, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ये आ गई हमारी कोइंसिडेंट लाइंस, और इसके लिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे कंडीशन निकालेंगे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, यहां से कंडीशन क्या आएगी, d इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम a1/a2 c1/c2 की बात करें तो यहां से कंडीशन कौन सी निकलेगी, b1 मिसिंग है, दैट मीन्स y के कोफिशिएंट मिसिंग है, तो यह आ जाएगा dy इक्वल्स टू 0। और अगर हम बात करें b1 b2 c1 c2 की, ठीक है, तो यहां से कौन सा मिसिंग है, a कोफिशिएंट मिसिंग है, मीन्स x के कोफिशिएंट, तो यह आ जाएगा कंडीशन dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब भी हम इनफाइनाइट सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ये तीन कंडीशन होनी चाहिए, कौन कौन सी, d इक्वल्स टू 0, dx इक्वल्स टू 0 और dy इक्वल्स टू 0, तीनों के तीनों 0 हो जाने चाहिए। क्लियर हो रही है बात। तो इसको हम थोड़ा एक समराइज वे में देख लेते हैं, कैसे, टेबल के फॉर्म में। तो ये जो कंडीशंस है ये तो हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो गई पैरेलल लाइंस, और ये हो गई कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग के लिए मैंने बताया नॉट इक्वल्स टू, है ना, और ये पैरेलल लाइन के लिए, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तो ये तो आपने क्लास 10 में सीखा ही है। ठीक है, बस इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं। ये भी आपको क्लियर ही था कि यूनिक सॉल्यूशन एक ही पॉइंट मिलता है, नो सॉल्यूशन, है ना, पैरेलल लाइन है तो कुछ नहीं मिलेगा कॉमन में, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर हो। बट इसी को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाता है हमारा क्रेमर्स का रूल। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल में क्या बताया है कि जब यूनिक सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो सिंपली आपको चेक करना है डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0। जब हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो डिटर्मिनेंट 0, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में भी डिटर्मिनेंट हमारा 0 ही होता है। ठीक है, d इक्वल्स टू 0 है, लेकिन नो सॉल्यूशन में जो dx और dy है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सब कुछ 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है बात। चलो फिर आगे बढ़ते एक प्रॉब्लम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इन डिटर्मिनेंट वाली कंडीशन से अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की बात। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, कि जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, याद रखना हमेशा, कंसिस्टेंट उनको बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। तो यहां पर क्वेश्चंस में दे दिया जाता है डायरेक्टली कि ये जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कहां पे करता है, देखो सॉल्यूशन या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मींस बहुत सारे सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो यहां पर इसीलिए हम लिख सकते हैं इसको, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिख रहा हूं SOL और लास्ट में N सॉल्यूशन, और या फिर हमारे पास होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दोनों ही केस में हम बोलेंगे कि जो इक्वेशंस है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और एक केस क्या है कि भाई इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस किसको बोलते हैं, तो इनकंसिस्टेंट वाला केस क्या हो गया कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या आएगा, हमारे पास नो सॉल्यूशन की केस आएगा। ठीक है, जिसमें हमने देखा
कि जो डिटर्मिनेंट है वो तो इक्वल टू 0 होना चाहिए, बट जो डिटर्मिनेंट ऑफ x है ना dx और dy इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो जेईई में 2013 में पूछा गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशंस हैं दो, हैज नो सॉल्यूशन, तो उस नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ k या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k बताना है। ठीक है, k का वैल्यू नहीं बताना है, कितनी k की पॉसिबल वैल्यूज हैं वो बताना है। तो यहां पर अगर हम चेक करें नो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, और ध्यान से देखो ये हमारे पास x y में ही है। ठीक है, टू वेरिएबल्स की हम कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो नो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या सीखा है अभी कि d तो हमारा 0 होना चाहिए, dx नॉट इक्वल टू 0, dy नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर हम लिख लेंगे सिंपली d हमारा 0, ऑलराइट, dx नॉट इक्वल टू 0 और जो dy है वो भी नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? तो जो d डिटर्मिनेंट है वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, जो x y के कोफिशिएंट्स हैं उनका वैल्यू पुट कर दो बस, तो यह आ जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट्स क्या है k, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 और नीचे है आपके पास k प्लस 3। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 फॉर नो सॉल्यूशन। अगर dx नॉट इक्वल टू 0 फॉर नो सॉल्यूशन, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो x वाला को है ना, x वाला कॉलम होता है उसमें हम कॉन्स्टेंट्स डाल देंगे। तो क्या करना है, यहां पर कॉन्स्टेंट्स पुट कर देना है, क्या क्या है 4k और नीचे क्या है 3k माइनस 1, है ना। यहां पर हम x के कोफिशिएंट लिखते हैं ना पहले, तो वहां पर कोफिशिएंट है ना कॉन्स्टेंट्स लिख देंगे जब हम dx कैलकुलेट कर रहे हो, और जो y के कोफिशिएंट्स है वो ऐसे ही लिख देंगे 8 और ये आ जाएगा आपका k प्लस 3, ये होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, dy नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करना है आपके पास, y के कोफिशिएंट की जगह पे हम कॉन्स्टेंट्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला तो ये आ जाएगा k प्लस 1 और नीचे आ जाएगा k x के कोफिशिएंट्स, और कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है हमारे पास 4k और नीचे है हमारे पास 3k माइनस 1। क्लियर है, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर नो सॉल्यूशन। तो यहां से जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक्सेप्टेबल वैल्यूज, जो तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है, उसी को हम यहां पर कंसिडर करने वाले हैं, और वही आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई में और माइनस में 8k हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूं क्या, तो ये आ जाएगा k स्क्वायर 3k प्लस k तो 4k, और ये बन जाएगा प्लस 3 माइनस ऑफ 8 इंटू k इक्वल टू 0। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 3 इक्वल टू 0, और इसको आप फैक्टराइज करोगे तो यह आ जाएगा k माइनस 3 k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आ गया है 3 और 1। ठीक है, तो यहां पर k की दो वैल्यूज आई 3 और 1। ठीक है, लेकिन हमें नो सॉल्यूशन के लिए ये भी चेक करना होगा कि हाँ यहाँ पर भी ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को, है ना, इस वाली इक्वेशन को, यहाँ से जो बनने वाली है, तो इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो 4k की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 12k माइनस ऑफ 8 की मल्टीप्लाई 3k माइनस 1 में होगी, तो ये हो जाएगा 24k और प्लस 8 हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 4k स्क्वायर और k के साथ क्या है यहाँ पर प्लस 12, यहाँ पर माइनस 24, तो यह आ जाएगा माइनस 12 ऑफ k प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0। तो 4 हम कॉमन लेके उधर है ना नेग्लेक्ट कर देंगे, 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो k माइनस 2 k माइनस 1 आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 2 और नॉट इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू 1 और 2 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है dx इक्वल dx नॉट इक्वल टू 0 के लिए। तो जो यहाँ पर 3 और 1 आ रही थी तो वही तो यहाँ पर नेग्लेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि हमें कॉमन k की वैल्यूज देखनी है जो तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब इसको देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी वैल्यूज आती है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, डायरेक्ट में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3k स्क्वायर। ठीक है, पता ही है डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, तो 3k स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस के और प्लस 3k, तो ये आ जाएगा प्लस 2k माइनस 1 और माइनस में आ जाएगा
4k² नॉट इक्वल टू 0, -4k² प्लस 3k² माइनस k², ये बन जाएगा प्लस 2k माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, माइनस कॉमन लेके उधर नेग्लेक्ट कर दो तो ये बन जाएगा k² माइनस 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यही तो लिखा हुआ है वो। तो यहां से जो वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है k नॉट इक्वल टू 1, है ना, रिपीटेड रूट्स हैं 1 1 दोनों के दोनों। तो यहां पर हमने देखा कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, k की वैल्यू 1 हो सकती है ना, डिटर्मिनेंट 0 के लिए। यहां पर हमने देखा कि 1 नहीं हो सकती और यहां पर भी देखा कि 1 नहीं हो सकती, ठीक है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। मीन्स यहाँ पे 1 और 2 नहीं हो सकती तो 3 तो हो सकती है ना, बस इन्हीं के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स यहाँ से भी 3 हो सकती है। तो हम तीनों, तो अब अगर हम तीनों वैल्यूज को ध्यान से देखें तो यहाँ पर 1 3 हो सकता है, यहाँ पर 3 तो हो सकता है क्योंकि 2 और 1 के इक्वल नहीं हो सकता, 3 तो हो सकता है, तो 1 तो हमारा एलिमिनेटेड ही है। और यहाँ से भी 1 नहीं हो सकता, मीन्स यहाँ पर भी 3 हो सकता है। तो अगर तीनों की हम कॉमन वैल्यूज को कंसीडर करें तो क्या आएगी कॉमन वैल्यू तीनों से, वो आ जाएगी 3 4, नो सॉल्यूशन, क्योंकि k इक्वल टू 3 हमारा दोनों है ना, तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि नो सॉल्यूशन के लिए कितनी वैल्यू होगी k की, हमसे पूछा है कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी होगी k की। तो नंबर ऑफ वैल्यूज तो 1 ही है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करें वो आ जाएगी हमारे पास k की नंबर ऑफ वैल्यूज विच विल बी 1। क्लियर है इतनी बात? तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटली आपने कोई कंडीशन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों आ रही है इस तरह की कंडीशंस, ठीक है। तो आगे हम, ये तो था हमारा 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स का, आगे हम डिस्कस करेंगे 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स की कंडीशंस, ठीक है। बच्चों 3D इक्वेशन और 3D वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो 3 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। जैसे हमने बात की कि जो ax प्लस by इक्वल टू c तरह की इक्वेशंस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है कुछ इस तरीके से। मान लो ये लाइन है L1 इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर इसमें हम z को भी इंट्रोड्यूस कर दे, ठीक है, तो वो इक्वेशन एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो रही है बात? ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d एक प्लेन की इक्वेशन है। तो प्लेन कैसा होता है, जिस तरीके से आपने रूम में देखा होगा, तो जो आपकी वॉल है, ठीक है, वो बैक वॉल भी हो सकती है, ये आपके रूम की तरीके से है क्यूबॉइड बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैक वॉल है वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, साइड वॉल्स ये भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर फ्लोर ये भी प्लेन है और रूफ भी प्लेन है, ठीक है। तो एक और प्लेन मैं यहाँ पर बना के दिखाना चाहूँगा, जैसे अगर इसको हम ज्वाइन कर दे, ठीक है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, एक प्लेन बन जाएगा। अगर मैं इसको मार्क कर दूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो ये एक प्लेन बन गया है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है ax by प्लस cz इक्वल टू d। क्लियर हो रही है बात? तो इसकी इक्वेशन हम क्यों सीख रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर द सॉल्यूशन ऑफ, है ना, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का काम हो रहा है। तो ये इसलिए है ताकि आप विजुअलाइज कर पाओ अच्छे से कि क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जो सॉल्यूशंस आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वो कैसे जनरेट हो रहे हैं, दिखने में कैसे, जैसे हमने देखा था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन्स है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन्स है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एक जो प्लेन है उसके पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन को देखने से पहले हम पैरेलल लाइंस को देख लेते हैं। तो पैरेलल लाइंस कुछ इस तरीके से होती है जो मीट नहीं कर रही हो, ठीक है। तो यहां पर जो कंडीशन हमने बताई थी वो क्या बताई थी कि जो x के कोफिशिएंट्स का रेशियो है और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, या फिर कोफिशिएंट इक्वल हो जाए तो भी अच्छी बात है, और जो उनके कॉन्स्टेंट्स का रेशियो है वो इक्वल नहीं होगा। क्लियर है बात? याद है कि नहीं, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। सिमिलरली यहाँ पर जब हम प्लेन की बात करते हैं तो जो 2 पैरेलल प्लेन्स हैं, सपोज ये प्लेन है P1, ठीक है, और ये प्लेन है P2। तो P1 और P2 की जो इक्वेशंस है, तो उसके जो कोफिशिएंट्स, जो
वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है, या फिर 1 ही आ रहा है यहाँ पर, तो ए बी बी सी सी। लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब भी कॉन्स्टेंट डिफरेंट दिखे आपको तो वहां पर आपको समझ लेना है कि वो आपके टू पैरेलल प्लेन्स की कंडीशन है, ये इक्वेशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग प्लेन्स, तो जैसे हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस हुआ करती थी जहां पर हम बोलते थे कि दोनों लाइंस बेसिकली एक ही है, इसी तरीके से जो दोनों प्लेन्स हैं वो बेसिकली एक ही है, बस उसको डिफरेंट वे में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो P1 है और P2 प्लेन्स है वो यही है, जो ये ग्रीन कलर की दिख रही है आपको, है ना, ये हो गया सपोज P1, और ये जो ब्लैक कलर की आउटलाइन के साथ है ये सपोज हमारा है P2। तो दोनों के दोनों जो प्लेन्स हैं यहाँ पर क्या डिफरेंस है, सिर्फ x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ क्या है, यहाँ पर a, यहाँ पर KA, y के साथ KB, z के साथ KC और d के साथ KD। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो भी डिफरेंट नहीं होता है, वो भी प्रोपोर्शनल ही रहता है। जैसे हमने सीखा भी था कोइंसिडेंट लाइंस में, क्या सीखा था, मान लो ये इसके ऊपर ही है, ठीक है, ये दो लाइंस है, तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। ठीक है, और यहाँ पर तो इक्वल्स टू D1/D2 भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं अगर एक एग्जांपल दूँ आपको किस तरीका इक्वेशन हो सकता है, तो फॉर एग्जांपल सपोज ऐसे है इक्वेशन x + y + 2z इक्वल्स टू 3, तो इसके ही अगर मैं डबल लिख दूँ 2x + 2y + 4z इक्वल्स टू 6, तो ये दोनों क्या है, एक ही प्लेन्स की इक्वेशन है। ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह के प्लेन्स को क्या बोलेंगे हम, ओवरलैपिंग प्लेन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्लेन्स होते हैं इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, जैसे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन की जो फर्स्ट ही कंडीशन थी वो क्या थी कि जो A1 है वो A2 है ना, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 ही था। ठीक है, तो पैरेलल और ओवरलैपिंग के केस को अगर छोड़ दे तो जो बाकी केस बचता है वो इंटरसेक्टिंग प्लेन का ही बचता है। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ टू प्लेन्स के बारे में। तो ये एक हमारा प्लेन है P1 और ये दूसरा प्लेन है P2, लेकिन जब ये इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन जनरेट करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो लाइन है इस पे जो भी पॉइंट्स हैं वो प्लेन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और प्लेन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना ही समझना है इंटरसेक्टिंग प्लेन्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x का जो कोफिशिएंट है वो A1, A2, B1, B2 है ना, उनका प्रोपोर्शन सेम नहीं रहेगा, है ना। अगर इनका सेम भी हो गया तो वो कहीं ना कहीं C1/C2 में कन्फ्लिक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा एक और टॉपिक इंटरेस्टिंग, फैमिली ऑफ प्लेन्स। और यहाँ से अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया ना तो यहाँ से आपको क्वेश्चन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा एग्जाम में। तो पहले ना हम फैमिली ऑफ लाइन्स को समझते हैं। ठीक है, अगर कोई 11th क्लास का स्टूडेंट है तो शायद उसने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी तक नहीं सीखा हो, अगर सीख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीखते हो फैमिली ऑफ लाइंस। अगर 12th क्लास में हो तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे अगर टू लाइंस हैं, ठीक है, मान लो ये L1 इक्वल्स टू 0 लाइन है और ये है L2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो कुछ ये होगा। ठीक है, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से कोई भी लाइन अगर पास करती है ना, जैसे ये हुई पास, ये हुई पास, ये हुई पास, तो इस तरीके की बहुत सारी लाइंस होगी जो इस पॉइंट से पास करेगी, है ना, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस होगी। तो वे सभी लाइंस जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करते हैं उन्हीं को बोलते हैं हम फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, परिवार है सब। ओके, तो यहां पर हम फैमिली ऑफ लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन द इक्वेशन फॉर्म। सिंपल सा तरीका कि जो L1 है प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 लिख दो। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, फैमिली ऑफ लाइंस। और इसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से सीखोगे। वहां पर कुछ कुछ कंडीशन लेके आपको एक नई लाइन पूछ ली जाती है तो वहां पर अच्छे से सीखोगे। बट यहां पर यही समझना इंपॉर्टेंट है कि हम, है ना, दोनों में किसी भी एक में कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके एक नई लाइन हम जनरेट कर सकते हैं। और कैसे पता कि ये जो फैमिली ऑफ लाइन है वो एक नई लाइन की इक्वेशन है ना। मान लो ये वाली लाइन की अगर हम बात करें तो कैसे पता कि ये इसी पॉइंट से पास कर रही है, ये इस लाइन की इक्वेशन है। तो देखो, अगर यहाँ पर जो पॉइंट हम पुट करेंगे सपोज x1 और y1, ठीक है, तो जो ये x1 y1 है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है
तभी है इस लाइन पे L1 इक्वल टू 0 पे, L2 इक्वल टू 0 पे भी है तभी है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, दोनों लाइंस को। तो अगर ये पॉइंट हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो L1 भी हमारा 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे पुट करने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी L1 इक्वल टू 0 है इस लाइन के लिए, और L2 भी 0 हो जाएगा जब इस पॉइंट को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में ओवरऑल 0 ही बनेगा। दैट मीन्स ये जो x1 y1 है ये हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गई हमारी फैमिली ऑफ लाइन। सिमिलरली हम फैमिली ऑफ प्लेन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्लेन की इक्वेशंस है, ये सपोज प्लेन P1 है और ये हमारे पास P2 है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिली है, तो जब हम लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हैं तो पॉइंट मिलता है, जब हम पॉइंट्स है ना प्लेन्स को इंटरसेक्ट कराते हैं तो हमें एक लाइन मिलता है, ठीक है। अब इस लाइन से जो यहाँ पर बनी है, जो भी हमारे प्लेन पास कर रहे होंगे, इन्फिनाइटली मैनी प्लेन्स होंगे, उन्हीं प्लेन्स के ग्रुप को हम बोलेंगे फैमिली ऑफ प्लेन्स। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? सिंपल है, जैसे हमने वहां पर देखा P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0, ठीक है, यही हमारी फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो लैम्डा है वो कुछ भी हो सकता है, 1/3, 1/2, है ना, 2, 5, 7, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से एक प्लेन में ड्रॉ करके बता देता हूँ, इस लाइन से जो पास करेगा कुछ इस तरीके से सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक प्लेन हो जाएगा और थोड़ा सा वो नीचे भी जाके मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लेन क्या हुआ? जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग लाइन से पास कर रहा है, उसी को बोलेंगे हम फैमिली ऑफ प्लेन्स। चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने क्रैमर्स रूल का और 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स का, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है इन टर्म्स ऑफ डी, डी एक्स, डी वाई, डी जेड कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया था कि एक जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, वो हम बनाएंगे कोफिशिएंट्स के, है ना, कोफिशिएंट्स को पुट करके, और एक एक्स मैट्रिक्स बनेगी वेरिएबल्स की, और जो इक्वल में है, जो कॉन्स्टेंट्स है, उसको हम बोलेंगे बी मैट्रिक्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो अगर आप ए और एक्स की अगर मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो आपको क्या मिलेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है, फर्स्ट रो रहेगी, और उसको जब बी के फर्स्ट एलिमेंट से, फर्स्ट रो के एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो d1 मिलेगा, वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो d कैलकुलेट करना है वो तो बहुत ज़्यादा आसान है, जो भी ये a मैट्रिक्स है, इसी के जो डिटर्मिनेंट है उसी को हम बोलते हैं डी मैट्रिक्स, ठीक है। और dx कैलकुलेट करना भी आसान है, कैसे? जो भी हमारे x के कोफिशिएंट्स है, ठीक है, a1, a2, a3, ठीक है, उसकी जगह पे हमें कॉन्स्टेंट्स पुट कर देना है बस। a1, a2, a3 की जगह हमने क्या पुट कर देना है? d1, d2, d3, बाकी दोनों कॉलम्स को सेम रखना है। सिमिलरली dy में क्या करेंगे? dy में हम y के जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, b1, b2, b3, उसके जगह हम कॉन्स्टेंट्स पुट कर देंगे। क्लियर है? सिमिलरली dz में भी dx और dy तो हम, है ना, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी बनाना सीख चुके हैं, बट यहाँ पर dz भी है, उसमें भी अलग से कुछ नहीं करना। जो भी हमारे z के कॉन्स्टेंट्स हैं, सॉरी कोफिशिएंट्स हैं, है ना, c1, c2, c3 डी मैट्रिक्स में, वहां पर हमें कॉन्स्टेंट्स को पुट कर देना है। क्लियर हो रही है बात? तो dx, dy, dz हमारा रेडी हो गया बन के, ठीक है। और क्रैमर्स रूल ने क्या बताया? क्रैमर्स जी ने, उन्होंने बताया कि जो x इंटू डी है वो किसके इक्वल है? dx के, है ना, हम 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में देख चुके हैं ऑलरेडी। y इंटू डी किसके इक्वल है? dy के। जो ये dy है ये सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, और ये जो y है ये एक्चुअल वेरिएबल है जो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी हम इस तरह का डिस्कशन ऑलरेडी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में कर चुके हैं। यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो किस पर है कि किस तरीके से हम विजुअलाइज करके देख पाए कि उनका सॉल्यूशन क्या होगा। नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, या फिर और कौन सा होता है? यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हमारा d नॉन जीरो हो गया, ठीक है, तो d नॉन जीरो मीन्स 2, 3, 5, 7, 8 इस तरह का कुछ हो गया, तो जब भी हम x, y या z कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? dx बाई डी।
डी वाई बाई डी, है ना, डी जेड बाई डी। तो जब डिनोमिनेटर में हमारा नॉन जीरो नंबर रहेगा तो हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन जनरेट होगा, जो हम टू इक्वेशन टू वेरिएबल में डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट केस तो यही है कि हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन जनरेट होगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, लाइक कुछ भी नॉन नेगेटिव नंबर हो, है ना, सॉरी नॉन जीरो नंबर हो, तो x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू ये आ जाएगी और z की वैल्यू ये आ जाएगी। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जाम में, है ना, जेई के एग्जाम्स में आपसे x y z की वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे क्या पूछा जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो बताओ किसी अननोन को वहां पर रखा जाएगा, है ना, कोफिशिएंट की जगह सपोज C1 की जगह लैम्डा पुट कर दिया, तो वहां पर पूछा जाएगा कि यूनिक सॉल्यूशन है, बताओ लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। तो उस टाइम पे आपको यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो पुट करोगे और वहां पर लैम्डा की वैल्यू आपकी फाइनली आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको हम प्लेन्स की फॉर्म में देखें, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन तभी जनरेट होगा जब एक यूनिक आंसर मिलेगा हमें एक्स वाई जेड का, ठीक है। और यूनिक आंसर मिलने का मतलब है कोई एक सर्टेन पॉइंट। तो जो पॉइंट है, अगर ये प्लेन हमारा सपोज ये वाला प्लेन P1 है, ठीक है, जैसे हमारे पास 3 इक्वेशंस है P1, P2 और P3 की, ठीक है। तो ये सपोज P1 प्लेन है, ये वाला ब्लू वाला सपोज हमारा P2 प्लेन है और रेड वाला हमारा P3 प्लेन है। तो ये कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है, ये वाला ग्रे वाला रेड के साथ बना रहा है, तो एक लाइन आपको दिखेगी कुछ इस तरीके से। लेकिन जो ब्लू वाला प्लेन है ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर है, वो इस लाइन को किसी ना किसी एक सर्टेन पॉइंट पे कट कर रहा होगा, तो वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, एक यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा इन तीनों प्लेन्स का, ठीक है। तो यहाँ पर तो इतना ज़्यादा विजुअलाइजेशन का काम नहीं है, बट आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में हमारे पास बहुत सारा विजुअलाइजेशन का काम है, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर तो हमने डायरेक्टली लिख दिया एक्स वाई जेड ये होगा, लेकिन इसको हम नो सॉल्यूशन के केस में डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते, क्योंकि नो सॉल्यूशन में क्या आ जाता है ना, फर्स्ट तो यही रहेगा, जैसे d नॉट इक्वल टू जीरो पे तो यूनिक सॉल्यूशन, d इक्वल टू जीरो पे हमें कुछ मिलेगा, ठीक है, नो सॉल्यूशन मिलेगा, इन्फिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, बट अभी नो सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो d इक्वल टू जीरो पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, अगर हम डिनोमिनेटर में d इक्वल टू, है ना, d ऐसे लिख दे और नीचे जीरो हो तो मैथमेटिकली तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई ना, तो इसलिए हम इस तरीके से ना लिख के अपने ओरिजिनल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, y इंटू डी इक्वल टू डी वाई, जेड इंटू डी इक्वल टू डी जेड। तो यहाँ पर लिखने से बेनिफिट क्या हुआ कि हम मैथमेटिकली कुछ भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि या तो d नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर d इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। अब d इक्वल टू जीरो के लिए नॉन सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी इक्वेशंस लिखी हैं उसमें अगर हम d इक्वल टू जीरो इंसर्ट कर दे तो क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा x इंटू जीरो, y इंटू जीरो और z इंटू जीरो। क्लियर हो रही है बात। और राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा dx, ये बनेगा dy और ये बनेगा dz। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, x इंटू जीरो, वाई इंटू जीरो, जेड इंटू जीरो, तो मल्टीप्लाई करके कुछ भी आएगा, है ना, x की और y की जेड की कुछ भी वैल्यू आप पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा जीरो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं। लेकिन जो ये dx है, dy है और dz है, ये तो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था dx, dy, dz क्या क्या है, ठीक है। इनको आप अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यूज जनरेट होगी। अब सोचो कि अगर हमारे पास ये हमारी वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है, तो x की कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पर और राइट हैंड साइड में भी जीरो पुट करेंगे अगर, तो सेटिस्फाई कर रहा है, x की हर एक वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है कि नहीं। अगर हमारे पास ये भी जीरो आ गया सपोज, है ना, तो y इंटू जीरो इक्वल टू जीरो रहेगा, तो ये इक्वेशन को भी y की हर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, राइट हैंड साइड में जीरो आ रहा है। लेकिन अगर dz में जीरो नहीं आया
अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास z इंटू 0 0 बन चुका है और राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, ठीक है। तो z की किसी भी वैल्यू के लिए हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए, क्योंकि अगर हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन कब जनरेट होगी, कि हमारे पास कोई भी एक यूनिक सेट ऑफ पॉइंट्स ना हो, ठीक है। अब हमने बताया कि सपोज नॉन जीरो है, तो उस केस में z की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दैट मीन्स x और y की तो कर रही थी लेकिन z की नहीं कर रही है, दैट मीन्स हमारे पास कंडीशन आती है नो सॉल्यूशन की। कोई भी z की कंडीशन है ना, z की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एटलीस्ट एक, कम से कम एक, ठीक है। तो यहां पर हमने दो तो जीरो हो गई लेकिन तीसरा नहीं हुआ, ठीक है। हो सकता है कभी कि ये जीरो नहीं हुआ, ये जीरो हो गए, तो इसने परेशान कर दिया, इसके कारण ही कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो हम नो सॉल्यूशन रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कम से कम एक का नॉन जीरो होना चाहिए वैल्यू dx dy dz, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ dx dy dz इज नॉन जीरो, ठीक है, एटलीस्ट के लिए। अगर दोनों तीनों के तीनों जीरो हो गए वो केस हम आगे देखेंगे, बट यहां पर जब हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं, डी जीरो है तो हमारे dx dy dz में कम से कम एक तो नॉन जीरो होना ही चाहिए। क्लियर हो रही है बात, तभी हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा। और इसको हम थोड़ा प्लेन्स की इक्वेशन, प्लेन्स के फॉर्म में देख लेते हैं। सपोज ये हमारे टू प्लेन्स है, ठीक है। तो यहां पर जो लाइंस बन रही है वो कुछ ये वाली बन रही है ना, ये वाली, और ये प्लेन्स है। तो जब ये थर्ड प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक तो ये वाली लाइन बन रही है, एक ये वाली लाइन बन रही है, लेकिन इन तीनों प्लेन का कोई कॉमन पॉइंट तो है ही नहीं। देखो, ये येलो वाले प्लेन को, ग्रीन प्लेन येलो वाले प्लेन को इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है और रेड वाला प्लेन येलो वाले प्लेन को इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन यहां पर कोई भी यूनिक पॉइंट जनरेट नहीं हो रहा है। जैसे हमने बताया था कि जो ग्रे और रेड प्लेन है वहां से एक, है ना, लाइन बन रही है, लेकिन उस लाइन को ये जो ब्लू प्लेन है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। बट नो सॉल्यूशन के केस में हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर एक यूनिक पॉइंट नहीं जनरेट हो रहा है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर एक थर्ड सिचुएशन है, यहां पर तो एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है, तो अलग अलग जगह पर लाइंस बन रही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, लेकिन कहीं पर भी एक यूनिक पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के प्लेन्स क्या हो गए, नो सॉल्यूशन दे रहे हैं हमें, ठीक है। नो सॉल्यूशन के कुछ और भी केसेस हैं जो स्पेशल केसेस हैं, ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। बट अभी बढ़ते हैं अपने इनफाइनाइट केसेस की तरफ, है ना, जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस है ऑफ 3 प्लेन्स। तो यहाँ पर जो केस 3 है उसमें हमने अभी बताया कि हमारे पास d इक्वल्स टू 0 की कंडीशन चल रही है, d नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया तो यूनिक सॉल्यूशन ही रहेगा, लेकिन अगर इक्वल्स टू 0 आ गया तो हमारे पास नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो केस 3 है इसमें हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, dx dy dz इक्वल्स टू 0, ठीक है। लास्ट कंडीशन में क्या चेक किया हमने कि जो dx dy dz है वो कम से कम एक तो उनमें नॉन जीरो है, कम से कम एक, 2 हो गए नॉन जीरो तब भी नो सॉल्यूशन, तीनों हो गए नॉन जीरो मीन्स ना ही x से सेटिस्फाई हो रहा है, ना ही y से सेटिस्फाई हो रहा है, ना ही z से सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स कोई भी वैल्यू x y z की कोई मिल ही नहीं रही है हमें, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो हो जाएंगे राइट हैंड साइड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो जीरो है, दैट मीन्स हमारे पास नो सॉल्यूशन की कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में तीनों के तीनों ही हमारे जीरो आ गए राइट हैंड साइड में, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास कुछ, है ना, सॉल्यूशंस आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे हम। तो यहां से हमारे पास दोनों सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी बनेंगे और नो सॉल्यूशन भी बनेंगे कुछ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि नो सॉल्यूशन तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैंने बताया कि कुछ स्पेशल केसेस है जहां पर नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहां से भी बन जाती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि 2 तरह के सॉल्यूशन बनेंगे, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की डिस्कशन कर रहे हैं, और ये जो डिस्कशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो,
इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम बात करेंगे किस तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा यहाँ पर जो यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, आराम से आ जाएगा आपका, एक ही डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। लेकिन जब हम नो सॉल्यूशन पे जाते हैं तो इसके लिए थोड़ा ये वाला मेथड कम है ना, नॉन जीरो चेक करना। अब आप सोचो कि यहाँ पर हमें डी को तो चेक करना ही है, ठीक है, अब यहाँ पर dx dy dz दोनों तीनों को चेक करना होगा। हो सकता है कि ये जीरो आ जाए, ये जीरो आ जाए। अब नो सॉल्यूशन के लिए हमें एटलीस्ट 1 चेक करना होगा, तो इसको भी चेक करना होगा। पता चला ये भी जीरो आ गया, ठीक है, अब ये भी जीरो आ गया तो हम इस वाले केस पे बन गए। अब यहाँ पर भी हमारे पास नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है, ठीक है, तो इसलिए जो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है उसको हम डिफरेंट तरीके से सोल्व करते हैं। एडजॉइंट वाले मेथड से आई वुड से ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है उस पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। नो सॉल्यूशन को भी आगे सीखेंगे कि कौन कौन से केसेस है जहाँ पर नो सॉल्यूशन बनता है, उसको भी हम विजुअली चेक कर लेंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है उसको देख लेते हैं। कंडीशन तो एक्चुअली यही है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उसके कुछ प्लेन्स देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक प्लेन दिख रहा है आपको, ये सिंपल एक ही प्लेन नहीं है, ये है हमारे ओवरलैपिंग प्लेन्स की कंडीशन, ठीक है। सपोज ये P1 है, ये P2 है और ये P3 है, प्लेन 3। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा P1 है वो P2 के इक्वल है, इक्वल्स टू P3 के इक्वल है। याद है कि नहीं, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था ओवरलैपिंग प्लेन्स, ठीक है, दोनों प्लेन्स एक दूसरे के ऊपर है, इंटरसेक्टिंग लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस जो होती है एक दूसरे के ऊपर लाइंस। तो जब भी हम देखें कि तीनों के तीनों प्लेन एक दूसरे के ऊपर है, दैट मीन्स उन तीनों प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा, ठीक है, तो वो सभी तीनों के तीनों प्लेन्स को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। जैसे कोई भी दो लाइंस अगर ऊपर नीचे हो, ठीक है, मैं डिफरेंट कलर से बना देता हूँ यहाँ पर। सपोज ये लाइन है ब्लू लाइन और ये रेड लाइन है, तो कोई भी पॉइंट रेड लाइन या ब्लू लाइन पे ले लो तो वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली जो ओवरलैपिंग प्लेन्स हैं, क्या वो सेटिस्फाई करेगा कि नहीं? यस करेगा। और ओवरलैपिंग प्लेन्स को देखने का क्या तरीका है? बहुत ही आसान तरीका है कि देख लो कि उनकी जो इक्वेशंस है वो सेम ही है, ठीक है, बेसिकली वहां पर सेम ही रहती है। जैसे हमने डिस्कस किया था ओवरलैपिंग प्लेन्स में, यहाँ पर तो मैंने बताया था कि x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 3, अगर इसी में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें अदर प्लेन्स की इक्वेशन मिलेगी जो ओवरलैपिंग प्लेन्स ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए केस बनता है वो हमारा ओवरलैपिंग प्लेन्स का है ये वाला, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है, इनफाइनाइट वाले के लिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन बनती है वो भी थोड़ी देखनी आसानी है। कैसे कि जो दो प्लेन्स है वो तो हमारे ओवरलैपिंग है। सपोज यहाँ पर है हमारे पास प्लेन 3, ये है हमारे पास प्लेन 2 इक्वल्स टू प्लेन 3, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, और जो ये थर्ड प्लेन है, ठीक है, P1, ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो दो प्लेन्स है ओवरलैपिंग, तो उस पर कोई भी पॉइंट ले लो, दोनों प्लेन से सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन जो ये थर्ड प्लेन आ रहा है, ये हमारा इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट दे रहा है ना, तीनों प्लेन मिला के। तो ये जो लाइन है ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे x और y और z की वैल्यूज होंगी, है कि नहीं? तो उन सभी x, y, z की वैल्यूज सेटिस्फाई करेगी इन तीनों प्लेन को। तो जब भी हमारे पास 2 ओवरलैपिंग प्लेन्स हो, एंड 1 इंटरसेक्टिंग प्लेन हो, तो उस केस में क्या होगा, हमारा ये वाला सिनेरियो जनरेट होगा। दो ओवरलैपिंग प्लेन और एक उनको एंगल पे कट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग प्लेन है। तो उस केस में भी हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि उनका जो सॉल्यूशन होगा वो एक लाइन होगा, और लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है कि नहीं। अब नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ बढ़ते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये कहाँ से आ रहा है, आपको अगर याद हो तो यहाँ पर हमारे पास ये ना तो इंटरसेक्टिंग है, सॉरी ना तो ये ओवरलैपिंग है, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं, और ना ही इसमें ऐसा सीन है कि दो ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि तीनों के तीनों इंटरसेक्टिंग है,
लेकिन जो उनका सॉल्यूशन है वो एक ही सिंगल लाइन है। देख पा रहे हो ये लाइन? तो ये जो लाइन है इस पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। तो इसको आप कैसे देखोगे? इसको ऐसे देखो कि ये है फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंडीशन। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंडीशन कैसे है? ये देखो, मान लो ये एक प्लेन है P1, ठीक है, और ये जो दूसरा प्लेन है ये सपोज P2 है, ग्रीन वाला और रेड वाला। तो इन P1 और P2 के इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है? ये वाली है जो मैंने मार्क करी है रेड कलर से, ठीक है। और इस लाइन को ये जो ब्लू प्लेन है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स ऐसे सोचो कि इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्शन से ये ब्लू लाइन है ना, ब्लू प्लेन पास हो रहा है, जैसे हमने अभी बताया था फैमिली ऑफ प्लेन में, ठीक है। कैसे कि अगर हमारे पास टू प्लेन्स है कुछ इस तरीके से, तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन से पास होने वाला कोई भी प्लेन हो तो बहुत सारे प्लेन्स होंगे, तो उन सभी प्लेन्स को हम क्या बोलते हैं? फैमिली ऑफ प्लेन्स। उसकी इक्वेशन ऐसे होती है। तो ये भी हमारा क्या है? एक फैमिली ऑफ प्लेन्स बन गया है, ठीक है। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स को हम क्या करते हैं? किसी भी दो प्लेन को लेकर तीसरे प्लेन को उसमें लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो भी हम फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन लिखते हैं वो इन दो प्लेन्स को यूज करके ही लिखी जा रही है, ठीक है। जो भी इन प्लेन से पास हो रहा है ना, इन प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग लाइन से जो पास हो रहा है उनको हम लिखने के लिए क्या कर रहे हैं? उन दो प्लेन्स का यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इस सिनेरियो में जो भी इक्वेशंस आएगी P1 P2 है ना और P3 की, तो हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी दो प्लेन्स को लेकर हम तीसरी इक्वेशन को उन प्लेन्स के, तो हम क्या कर सकते हैं? किन्हीं भी दो प्लेन्स को लेकर हम तीसरे प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। तो वो हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जामिनर इस फैमिली ऑफ प्लेन के कंसेप्ट को यूज़ करके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाता है। वहाँ पर हमें इन सभी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप जो भी अननोन पूछा गया है उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्पेशल केसेस की, ठीक है, जहाँ पर नो सॉल्यूशन आ रहा है ना। कंडीशन तो ये वाली है, केस 3 वाली, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन की हमने यहां पर भी कंडीशन देखी थी कि जिसमें एटलीस्ट 1 dx dy dz नॉन जीरो है। बट अगर ये जीरो है तब भी हमारे पास नो सॉल्यूशन आ सकता है, ठीक है। ये दोनों, ये कंडीशन तो चली रही है d इक्वल्स टू जीरो। बट अगर तीनों की तीनों वैल्यूज भी जीरो हो उस केस में क्या होगा? देखो, तो अगर हमारे पास कोई टू प्लेन्स तो ओवरलैपिंग है, ठीक है, और जो थर्ड प्लेन है वो क्या हो गया? इसमें पैरेलल, टू ओवरलैपिंग थर्ड वाला पैरेलल। तो उस केस में भी हमारे पास क्या बनेगा? एक नो सॉल्यूशन का कंडीशन बनेगा। आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो दो पैरेलल प्लेन्स है P1 इक्वल्स टू P2, ठीक है, ओवरलैपिंग प्लेन्स वो P3 के पैरेलल है। तो इनमें कोई भी यूनिक पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा है या फिर लाइन भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अगर P1 है, ये अगर P2 है, ये अगर P3 है, तो इस सिनेरियो में हमारे पास नो सॉल्यूशन बनने वाला है। अगर आप इनकी इक्वेशंस को लिख के चेक करोगे तो वहां पर आपको d इक्वल टू जीरो तो डेफिनेटली मिलेगा ही, बट dx dy dz इक्वल टू जीरो भी डेफिनेटली मिलेगा। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो सारे के सारे dx dy dz लिख कर कि आ रहा है कि नहीं। तो जब भी हम ओवरलैपिंग प्लेन्स की बात करते हैं तो कैसे लिखते हैं हम? कुछ इस तरीके से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सपोज 2 है। तो अगर इसके ओवरलैपिंग प्लेन लिखना है तो या तो सेम ही लिख दो, बेसिकली सेम ही इक्वेशन है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको लिख दो 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 4। तो ये तो हो गई टू ओवरलैपिंग प्लेन्स की इक्वेशन, ठीक है। सपोज ये P1 है और ये P2 है। अगर हमें P3 लिखना है तो वो क्या है? इनके पैरेलल है, और पैरेलल के लिए क्या बताया था कि जो उसका कांस्टेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए, बाकी जो कोफिशिएंट्स है एक्स वाई जेड के वो सेम ही होने चाहिए। तो यहाँ पर या फिर प्रोपोर्शनल में होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं सिंपली यही लिख रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड, बट इसका जो कांस्टेंट है उसको चेंज कर देता हूँ 7, ठीक है। तो इन तीनों इक्वेशन के लिए आप चेक करो कि यहाँ पर dx dy dz इक्वल टू जीरो आ रहा है, और देखने में भी दिख रहा है कि यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं नो सॉल्यूशन की। अब थर्ड है ना, सेकंड केस देख लेते हैं हम। ये तो फर्स्ट है, अब सेकंड केस देख लेते हैं। ये तो हमारा फर्स्ट केस है।
सेकेंड केस में क्या है कि तीनों के तीनों प्लेन्स हमारे पैरेलल हो गए, ठीक है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है, यहां पर ये जो P1 है और ये वाला सपोज P2 है और ये वाला क्या है हमारा P3 है, ठीक है। तो इस केस में भी आप देख ही पा रहे हो कि तीनों के तीनों ऐसे हैं, ये मेरे हाथ दिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये पैरेलल और फिर तीसरा प्लेन इसके नीचे, ठीक है। तीनों के तीनों पैरेलल है, कहीं पर भी वो मीट नहीं करेंगे तो कहीं पर भी सॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। और इस केस में भी अगर आप इक्वेशन लिखोगे और वहां पर चेक करोगे तो आपके पास d = 0, dx dy dz भी 0 ही मिलेगा। लेकिन ये इन्फिनाइटली है ना, सॉरी स्पेशल केसेस ऑफ नो सॉल्यूशन है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब ये कंडीशन भी आ जाए तब भी नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको चेक करना होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इनकी इक्वेशन में लिख देता हूँ, आप अपना चेक कर लेना। तो 3 पैरेलल प्लेन्स की इक्वेशन कैसे लिख सकते हो, बस कांस्टेंट डिफरेंट रखना है। तो x + y + z सपोज 7 है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, 2x + 2y + 2z। तो ये तो क्या किया मैंने, डबल कर दिया, लेकिन वो तो ओवरलैपिंग की कंडीशन हो जाएगी अगर मैंने कांस्टेंट भी डबल कर दिया। लेकिन मैं क्या करूंगा, जो कांस्टेंट है उसको 11 रख देता हूं। तो यहाँ पर भी आपको पैरेलल प्लेन्स की सिचुएशन मिलेगी। और थर्ड वाला मान लेते हैं x + y + z = 9 सपोज, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों इक्वेशन क्या है, पैरेलल प्लेन्स की। तो पैरेलल प्लेन्स के केस में आपके पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन सभी को आप समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बहुत बार हमने देख लिया है सब कुछ। तो समराइज करने के लिए सिंपल सा है, क्रैमर्स रूल को समराइज करना है। तो d अगर नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है, एक ही फिक्स वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो d है वो डिनोमिनेटर में जाता है। कैसे, हमारे पास आता है x = dx, ये सब स्क्रिप्ट में है, बाय d, ठीक है। तो यहाँ पर जो d है अगर वो नॉन जीरो है तो हमारे पास यूनिक वैल्यूज मिलेगी x की, y की, z की। लेकिन यहां पर मैं और भी लिख देता हूं, y = क्या होता है, dy/d, और z हो जाएगा आपके पास dz/d, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। लेकिन जैसे ही हम d = 0 है ना में एंटर करते हैं, वहां से सारे के सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी हमारे पास नो सॉल्यूशन देखना है ना, जो सेकंड केस देखा था हमने, तो उसमें एटलीस्ट इसके साथ साथ dx dy dz नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कम से कम एक तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तीनों हो गए तो भी चलेगा, तब भी नो सॉल्यूशन ही आने वाला है। लेकिन अगर हमारे पास ये तीनों भी 0 हो गए तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और नो सॉल्यूशन होगा। और नो सॉल्यूशन किसके केस में होगा, अगर प्लेन्स पैरेलल हो गए, ठीक है। तो यहां पर हमने बताया कि तीनों के तीनों पैरेलल हो गए या फिर 2 पैरेलल हो गए, है ना, और 2 ओवरलैपिंग है, और जो ओवरलैपिंग है उसके थर्ड वाला पैरेलल हो गया, तो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। ये स्टार मार्क कर लो। और यहां पर नो सॉल्यूशन तो क्रिएट ही हो रहा है। अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान कैसे रखना है ना, जो यूनिक सॉल्यूशन है वो तो कैलकुलेट करना आसान है, d नॉट इक्वल टू 0 पुट कर दो, इसको हम यहां से देख लेंगे। और जो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केसेस है, ये वाले, ठीक है, इसको हम देखेंगे उन फैमिली ऑफ प्लेन्स के थ्रू जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में। ओवरलैपिंग प्लेन, 2 ओवरलैपिंग प्लेन्स है ना, इनकी जो इक्वेशंस है उसको चेक करना, देखना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। और जो ये नो सॉल्यूशन वाले केसेस है, इसको हम एडजॉइंट के तरीके से सोल्व करना सीखेंगे, जो हम मैट्रिक्स मेथड में सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज हम फोकस करेंगे यूनिक सॉल्यूशन पे, ये तो आसान ही है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक 2019 में पूछा गया, काफ़ी रिसेंट क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है और इसमें हमारे पास दे दिया है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो इक्वेशन दे के अगर ये पूछ ले कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो वो तो आसान है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें चेक करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट्स हैं, कौन कौन से कॉन्स्टेंट यूज हो रहे हैं, एक तो बीटा और एक अल्फा। तो बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बीटा और अल्फा अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो हम यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू भी बता पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखो आप
ये जो प्लेन्स की इक्वेशन है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। यहां पर जो थर्ड इक्वेशन है उसको तो छोड़ दो, यहां पर ऑलरेडी इसने बता दिया है कि इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो क्या हम फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है उसको देखकर कुछ कह सकते हैं क्या ये ओवरलैपिंग लाइंस है ना, ओवरलैपिंग प्लेन्स की इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y के कोफिशिएंट्स का अगर प्रोपोर्शन ले है ना, रेशियो ले तो 1/2 है, यहाँ पर 1/3 है, तो ये तो प्रोपोर्शन में आ रहा है, ना तो ये ओवरलैपिंग है और ना ही ये पैरेलल का केस है। तो ये किसका केस हो गया है यहाँ पर? ये हो गया है हमारे पास इंटरसेक्टिंग प्लेन्स का केस, ठीक है। और बोल दिया है कि हमारे पास इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो हम क्या सोचेंगे? हमने अभी देखा था इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन सिर्फ ये 3 कंडीशंस ही होती है, ठीक है, इन्फिनाइटली मैनी के लिए। तो इसमें एक में क्या है? एक में है हमारे पास ओवरलैपिंग प्लेन्स 2 है ना, तीनों के तीनों ओवरलैपिंग, और यहाँ पर है 2 ओवरलैपिंग प्लेन है, एक इंटरसेक्टिंग। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही देख लिया कि ये जो इक्वेशंस है, ठीक है, ये तो हमारी इंटरसेक्टिंग आ रही है, क्लियर है। तो इंटरसेक्टिंग का केस कौन सा हो सकता है? ये वाला हो सकता है, एक इंटरसेक्टिंग है और एक है ना, कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर हम थर्ड इक्वेशन को भी चेक करें, यहां पर अगर इसके कोफिशिएंट्स को भी चेक करें x + 3y, तो फर्स्ट इक्वेशन से चेक करो, x यहां पे भी कोफिशिएंट्स का रेशियो 1 है, यहां पर है 1/3, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ पैरेलल वाली कंडीशन तो बन ही नहीं रही है ना, और ना ही ओवरलैपिंग की कंडीशन बन रही है। तो इस केस में भी हम इन x + 3y और x + y या x + 2y से ही हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है, ये ओवरलैपिंग या पैरेलल की कंडीशन है ही नहीं, तीनों के तीनों क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। लेकिन हमें बोल दिया कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो हमारे पास कौन सा केस बचता है? ये वाला केस बचता है जिसमें हमने फैमिली ऑफ प्लेन्स देखा था, क्योंकि अदर 2 केसेस में यहाँ पर वो 2 ओवरलैपिंग प्लेन्स मैंने बताया और यहाँ पर तो तीनों ही ओवरलैपिंग प्लेन्स हैं, तो सिर्फ यही कंडीशन हमारे है ना उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती है। ये आपको माइंड में रखना होगा, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अब हमने बताया था कि फैमिली ऑफ प्लेन्स में कंडीशन है ना, खास बात यह है कि किसी भी 2 प्लेन्स की इक्वेशन को उठा के है ना कुछ प्लस माइनस करके या मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करो तो तीसरी प्लेन की इक्वेशन आप लिख सकते हो, है ना। ये ऐसा ही है कि 2 प्लेन से जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनी, उस लाइन से हमारे अदर प्लेन्स पास हो रहे हैं, है ना। हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं ये बात फैमिली ऑफ प्लेन्स की। तो यहाँ पर हमें वही फैमिली ऑफ प्लेन्स का कंडीशन लगाना है। क्लियर हो रही है बात? तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम इनको किस तरीके से लिख सकते हैं कि है ना, एक दूसरे में कैसे लिख सकते हैं हम? x और y की हेल्प से ही हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस बात को देखें कि अगर मैं इसको मीन्स जो प्लेन 2 है, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इनको ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो, ये सपोज P1 है, ये हमारा P2 है, ये हमारा P3 है। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं 2P2 = P1 + P3, ठीक है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता चल गया है कि ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास और कंडीशंस कुछ बची ही नहीं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए। तो यहां से हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं। और ये कैसे हमने चेक किया? x और y की वैल्यूज को देख के, ठीक है। तो यहां पर देखो 2p2, तो ये क्या बन जाएगा? प्लेन 2 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2x और ये बनेगा 4y, और अगर हम P1 + P3 ऐड कर दे तो x प्लस है ना x, ये बन जाएगा 2x और y + 3y, ये भी बन जाएगा 4y। तो हम x और y जहां पर वेरिएबल्स यूज नहीं हो रहे हैं उन्हीं की हेल्प से हमने ये फैमिली ऑफ प्लेन्स की सिचुएशन लिख ली है। तो यहां से हम अल्फा और बीटा की वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है ना, एक बार आपको ये आइडिया अगर फिट हो गया फैमिली ऑफ प्लेन्स को कैसे हम चेक करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो वहां से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देखो हमें P3 में है हमारे अल्फा और बीटा, तो P3 को हम लिख लेंगे इन टर्म्स ऑफ P2 और P1। तो P1 को इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा 2P2 - P1, ठीक है। तो P3 में अब क्या चेक करना है? हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ z के वेरिएबल्स से ही डील करते हैं, ठीक है। तो z का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर है अल्फा,
तो P3 में अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल्स टू यहाँ पर 2P2, तो Z का कोफिशिएंट प्लेन 2 में क्या है 3, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6 माइनस ऑफ P1, तो Z का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये बन जाएगा आपका 5। क्लियर है इतनी बात। अगर हमें बीटा भी कैलकुलेट करना है तो बीटा क्या है कॉन्स्टेंट्स है, तो यहाँ पर बीटा से डील कर लो। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू 2P2, तो जो प्लेन 2 का कॉन्स्टेंट है वो क्या है 9, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा 18 माइनस ऑफ P1, तो प्लेन 1 में कॉन्स्टेंट क्या है 5, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 13। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 5, बीटा की वैल्यू आ गई है 13। तो बीटा माइनस अल्फा अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 5, दिस विल बी इक्वल टू 8। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर सिंपली इतनी सी कैलकुलेशन से आप चेक कर सकते हो कि अल्फा है ना, बीटा माइनस अल्फा क्या आएगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेन बात क्या थी कि हमने इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जैसे ही देखा, हमने चेक किया कि ये जो इक्वेशंस है प्लेन की क्या कहीं वहाँ पर ओवरलैपिंग बन रहा है या कहीं पर पैरेलल बन रहा है। अगर वो नहीं बन रहा है, ठीक है, जो कि नहीं बन रहा है यहाँ पर एक्स और वाई के कोफिशिएंट से हमने चेक कर लिया, तो उस केस में हम किस पे जाएंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स वाली कंडीशन पे जाएंगे। वहां से हमने ये वाली इक्वेशन लिख ली है ना, जहां पर भी कांस्टेंट है ना, जहां पर भी अननोन्स नहीं है, एक्स वाई में नहीं है, तो उनकी हेल्प से हमने ये लिख ली, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो उसकी हेल्प से हमने अल्फा और बीटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जेईई मेन 2010 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्या है, कंसीडर इन इक्वेशंस को हमें कंसीडर करना है। तो यहाँ पर ए बी सी की बजाय हमारे पास है x1 x2 x3, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिटर्मिनेंट की। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अगर हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो उस केस में तो हम यही बता देंगे कि वहां पर यूनिक सॉल्यूशन होगा। मेन सिर्फ एक ही एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन सी पार्ट हो जाएगा हमारा। लेकिन यहां पर हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है उसको चेक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो हमें तो चेक ही करना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जो x1 का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 3 और 5, और लास्ट में आएगा 1, 1 और 2। क्लियर है इतनी बात। ये क्या डिटर्मिनेंट हो गया है, ये हो गया हमारा डी। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो अच्छी बात है, अगर 0 आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें बहुत सारे केसेस में फिर डाइव करना पड़ेगा ना, यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। फिर भी देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ से देखो 1, 2, 1, अगर हम थोड़ा सा एलिमिनेट करना चाहें क्या हम कर सकते हैं, यस ट्राई कर सकते हैं, बट ऐसे भी चेक कर लेंगे अगर हम, तो क्या बनेगा 1 के साथ हमारा डिटर्मिनेंट को सिंपली एक्सपेंड करना है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5, ठीक है, माइनस 2 आएगा, यहाँ से आ जाएगा ये कॉलम और ये रो कैंसिल, तो 4 माइनस 3, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा +1, यहाँ से 2 5 जा 10 और ये आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है देखो 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 3 1, और ये है -2, और यहाँ पर बन जाएगा आपके पास 10 माइनस 9 तो +1, और ये क्या बन रहा है -2 +1 +1, ये तो 0 ही बन गया है। दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया है D इक्वल टू 0, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, डी अगर नॉन जीरो आ जाता तो प्रॉब्लम हो जाती, सॉरी आसान हो जाता, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन डी इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं x इक्वल टू dx/d वो हमारा डिफाइन ही नहीं होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन की तो बात गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होगा, यही वाली कंडीशंस है, या तो dx dy dz वगैरह चेक करो, और यहाँ पर dx dy dz है ना इक्वल टू 0 होंगे, या एटलीस्ट वन ऑफ देम नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उस केस में हम डाइव करेंगे फिर। लेकिन यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से अगर देखें तो हम अपना फाइनल आंसर बहुत ईजिली रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो ये प्लेन 1 है और जो प्लेन 2 है और जो प्लेन 3 है, क्या उसमें ओवरलैपिंग वगैरह कुछ हो रही है,
क्या वहाँ पर इन्फिनिटली सॉल्यूशन बनने के चांसेस हैं या फिर कुछ डिफरेंट ही सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पर अगर हम प्लेन 1 और प्लेन 2 की बात करें तो कोफिशिएंट्स क्या है, x1 का 1, x1 का यहाँ पर 2, तो 1/2, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 1/1। दैट मीन्स यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो ओवरलैपिंग या पैरेलल का कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, P1 P2 में। अगर हम और को भी देखें, यहाँ पर P2 और P3 को देखें, वहाँ पर भी जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा है। इसलिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या ये फैमिली ऑफ प्लेन्स को कुछ सेटिस्फाई कर सकता है कहीं से कहीं तक। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करें, क्योंकि फैमिली ऑफ प्लेन्स में थर्ड केस क्या था हमारा, इंटरसेक्टिंग का ही था, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों प्लेन्स को ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम इनको सिंपली ऐड कर दें, P1 और P2 को क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या बनेगा हमारे पास, P1 और P2 को ऐड करने के बाद सिंपली देख लेते हैं, यहां पर बन जाएगा 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3 इक्वल्स टू 6। समझ में आ रही है बात। तो ये एक नया प्लेन बना, कहां से पास करेगा ये प्लेन, ये P1 और P2 से पास करने वाला प्लेन है, ठीक है। फैमिली ऑफ प्लेन्स की इक्वेशन लिखिए। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से ये प्लेन पास कर रहा है, इसलिए हमें जो प्लेन 3 है, क्या ये वाला प्लेन हमारा यही इसी के इक्वल है, नहीं, यहाँ पर जो है 3, 5 और ये 2 है, लेकिन जो कॉन्स्टेंट्स हैं, है ना, वो 1 है। बाकी जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स है वो तो 5 है ना, इक्वल है 3, 5, 2, लेकिन जो कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंट आ गया है। तो ये क्या कंडीशन हो गई कि जो ये प्लेन की इक्वेशन है और ये प्लेन 3 की इक्वेशन है वो हमारे पैरेलल प्लेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम एक प्लेन ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा प्लेन, कौन सा प्लेन, P2, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई P1, ये प्लेन की इक्वेशन हो गई सपोज P2, ठीक है। इन दोनों प्लेन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है हमारे इनके इंटरसेक्शन से, ठीक है। ये लाइन से जो प्लेन पास करेगा वो कौन सा होगा, ये वाला प्लेन होगा, क्योंकि ये फैमिली ऑफ प्लेन से आया है, ठीक है। तो इस प्लेन की जो इक्वेशन है वो कुछ हम इस तरीके से, है ना, प्लेन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के बाद जो ये इक्वेशन है, सपोज ये कोई अलग ही इक्वेशन है P', ठीक है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को हम क्या बोल रहे हैं, P'। अब यहां पर ध्यान से देखो, जो प्लेन 3 की इक्वेशन है वो क्या है, इस प्लेन के पैरेलल है, जो हमने प्लेन पास कराया हुआ है P', है ना, इस इंटरसेक्टिंग लाइन से, वो दोनों प्लेन 3 है ना, और ये वाला प्लेन पैरेलल है। दैट मीन्स जो ये प्लेन 3 है वो इसके पैरेलल बनेगा, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं बनाने की, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन ये जो प्लेन है, तो ये जो प्लेन 3 है वो कुछ इस P' के पैरेलल बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल इक्वेशंस की कंडीशन लिखी हुई है। तो यहां पर कुछ इस तरीके से हमारा एक नया प्लेन बनेगा, विच विल बी कौन सा, P3, ठीक है। तो P3 जो प्लेन है हमारा वो इसके पैरेलल है। दैट मीन्स जो P1, P2 और P3 है, तो P1, P2 से तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल रही है हमें, है ना, वो तो, लेकिन जो हमारा P3 है वो कहीं अलग ही चल रहा है दुनिया में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो P1, P2 और P3 है उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नो सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है समझने के लिए, लेकिन अगर आपको ये फीलिंग आ रहा है कि फैमिली ऑफ प्लेन में जो हमने कंडीशन निकाली है ना, ये इक्वेशन निकाली, वो प्लेन 3 के पैरेलल है ही नहीं। अगर प्लेन 3 के पैरेलल आ जाती, दैट मीन्स ये जो P' लिखा है ये ही हमारा प्लेन 3 होता, ठीक है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, लेकिन वो इन दोनों के इंटरसेक्शन से नहीं पास हो रहा है, वो इन दोनों के जो इंटरसेक्शन से प्लेन बना है उसके पैरेलल से पास हो रहा है, ठीक है। और पैरेलल थोड़ा नीचे ही जाएगा कहीं ना कहीं, या ऊपर होगा, लेकिन डेफिनेटली वो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से तो पास नहीं करेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि कोई भी एक यूनिक पॉइंट इस इक्वेशंस को, है ना, सेटिस्फाई नहीं करने वाला है, तो इनका क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है।
बच्चों मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन और मैट्रिक्स मेथड देखेंगे। तब तक लर्न पे बने रहिए, क्योंकि लर्न पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।